नमस्कार जी सबको। आज हमारे साथ है मिस्टर चुनीलाल जी, और चुनीलाल जी है राजस्थान से, गंगानगर गांव से। और ये मेरे बहुत अच्छे मित्र, मेरे भाई विश्वा के पिताजी है और मेरे पिताजी जैसे हैं। तो आज शुरू करते हैं कि इनकी बर्थ कहाँ से, जन्म कहाँ हुआ और उसके बाद थोड़ा बचपन कैसा था। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि कैसा था आपका, कहाँ पैदा हुए थे आप, हॉस्पिटल में, घर पे, घर का। हाँ, मैं राजस्थान के गंगानगर जिले की पदमपुर तहसील में पैदा हुआ। ये मुझे पता नहीं कि घर में हुआ या हॉस्पिटल में। अच्छा अच्छा। कभी इस बारे में मैंने ये जानने चर्चा नहीं हुई। पहले हमारे समय में हॉस्पिटल में डिलीवरी बहुत कम हुआ करती थी। ज़्यादातर तो मुझे ये लगता है कि मेरी डिलीवरी घर पर ही हुई होगी। बट ऐसा है कि आपके घर से हॉस्पिटल कितना दूर था? घर से हॉस्पिटल अभी इसमें ये होता है कि हमारे राजस्थान के अंदर कल्चर इस तरह की है कि जो लेडीज अपने जब उसकी डिलीवरी होनी होती है तो अपने मायके जाती है, तो वहाँ पर उसकी डिलीवरी होती है। ससुराल में उसकी डिलीवरी कम होती है। अच्छा 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 अच्छा। तो मुझे ये लगता है कि मेरे ननिहाल में ही मेरी डिलीवरी हुई होगी। और वहाँ से जो हॉस्पिटल है शायद 20 किलोमीटर दूरी होगा। पर उस टाइम में आवागमन के जो साधन थे वो बहुत ही कम थे उतनी दूर आने जाने के लिए। तो आपका हुआ कौन से उम्र में, कौन से सन में हुआ था? मेरा बर्थ 1964 में। हाँ, 15 अगस्त 1964 का। अरे वाह, मेरा 15 अगस्त में पैदा हुए अंकल जी। हाँ हाँ जी बर्थ हुआ है। हाँ जी हाँ जी। और फिर बचपन कैसा था आपका? हाँ, थोड़ा सा वो बताओ अगर याद हो आपको। हाँ, बचपन ये है कि उस टाइम में सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस बहुत ही कम हुआ करती थी। अच्छा अच्छा। और जिस तरह की सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर मैं पैदा हुआ हूँ, वो अत्यधिक अभाव वाली जिंदगी जीने वाले लोग थे, अत्यधिक कम समझ वाले लोग थे। इसी वजह से ही मेरी माता की शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई। कितने साल का? शायद उस टाइम उनकी उम्र, जो वो खुद बताते हैं, 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। और मेरी माता और उनकी छोटी सिस्टर जो मेरी मासी है, वो एक ही परिवार में, यानी कि जो मेरी मासी हैं वो मेरे चाचा के साथ में उनकी शादी हुई। तो मेरी मासी की उम्र तो सिर्फ 9 साल की थी उस टाइम। तो उस टाइम में मेरे से मेरा एक बड़ा ब्रदर ये है। तो मुझे ये लगता है कि शायद वो 17-18 साल की उम्र में तो यानी मेरी मदर को पहली डिलीवरी हो गई। और उसके 2-2.5 साल के बाद में यानी मेरा बर्थ ये होता है। आपकी पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई? उस टाइम पे था पढ़ाई का? 1 मिनट, मैं देख रहा हूँ, चल रहा है नीचे। हाँ जी। तो पढ़ाई कैसे चालू हुई आपकी? गांव में ही मिडिल स्कूल था, तो सरकारी स्कूल था, उसमें जाते थे। और उस टाइम में जब मैं 8th क्लास में जिस टाइम पढ़ता था, उस टाइम भी पहनने के लिए शूज, जूते, चप्पल कुछ नहीं
मतलब। बट आपके घर पे आपको स्कूल क्यों भेजा, मतलब आपके घर वालों को किसी ने बोला कि आपके बच्चे को भेजो, या तो आपके माता पिता ने सोचा कि डालना ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम तो उतना एजुकेशन पे नहीं होता था। ये मुझे इस चीज़ का आज आपने ये सवाल किए हैं, पर मैंने आज तक भी हाँ उन्होंने उस टाइम क्या पे सोच करके भेजा, हाँ। या अपने आप ही भेजा, या कोई सोसाइटी के अंदर कोई इस तरह से प्रेरित करने वाला कोई व्यक्ति था, ये मुझे पूरा पता नहीं। मुझे ये पता है कि हम 5 भाई बहन हैं, जिनमें से हम 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं। मेरे से एक बड़ा भाई है, दूसरे नंबर पर मैं हूँ। मेरे से 2 छोटी सिस्टर हैं और उनसे छोटा मेरा एक भाई है। सिस्टर्स को स्कूल में नहीं भेजा गया, यानी उस टाइम जो हमारे उधर लड़कियों को पढ़ाने की यानी वो नहीं था, अवेयरनेस रिवाज नहीं था। नहीं थी, सिर्फ लड़कों को ही स्कूल भेजता थे। अच्छा अच्छा। बट ऐसा मेरे को ऐसा लगता है ना कि स्कूल भेजते थे ना, बट आप लोग को क्या वो सपोर्ट मिलता था फिर घर से, मतलब कि पढ़ाई में थोड़ा हेल्प होना कि हाँ, मेरे माता पिता पढ़े हुए नहीं थे, इसलिए कोई भी घर में पढ़ाने वाला, समझाने वाला नहीं था। सेल्फ ही स्टडी करने का, घर में होमवर्क जिस तरह दिया है तो वो खुद ने ही करना है, वो उसमें किसी तरह की हेल्प नहीं कर सकते। और वहाँ इतनी ज़्यादा कमिटमेंट नहीं थी कि हाँ वो बच्चे को पूरा समय दिया जाए और इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी तरह से पूरी की जाए। बट आपके टाइम पे किताबें विताबें थी, वो सब घर वाले खरीदते थे, गवर्नमेंट देती होगी तब? नहीं, उस टाइम में सरकार किताबें मुहैया नहीं करवाती थी। उस टाइम में गाँव में सेकंड हैंड बुक, यानी पिछले साल किसी ने खरीदी है या उसने भी किसी से ली है, अगले साल उसी से ही हाफ रेट में परचेज करके पढ़ना करना पड़ता। ये मैंने भी किया है अंकल, मतलब हम भी करते थे बचपन में ना, ये बुक का खर्चा बचाने को जो सीनियर लोग होते थे उनसे बुक मांगते थे। उनका ना उन्होंने वो भी किया होता था, सब कुछ हाईलाइट किया होता था कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या आएगा, तो वो भी थोड़ा ठीक चीज़ होती है वो चीज़। तो अंकल जी ने 8वीं क्लास तक पढ़ाई करी, बिना चप्पल के जाते थे, बिना शूज़ के जाते थे। वो अकेले वही नहीं जाते थे, घर के अंदर भी स्थिति इस तरह से होती थी कि मेरा थोड़ा पढ़ने के अंदर इंटरेस्ट रहता था, तो दिन में घरेलू कार्यों में भी परिवार की मदद करनी, खेत के कामों में भी मदद करनी, उसके बाद में होमवर्क करने के लिए समय पर्याप्त नहीं बचता था, तो रात को होमवर्क करते थे। उस टाइम इस तरह की लाइट की और की व्यवस्था नहीं होती थी, मिट्टी के तेल का एक दीवा होता था, उसकी लाइट में ही रात को अध्ययन करना पड़ता था। मैंने देखा, वो बहुत ही कम यानी वो रोशनी उसकी लाइट हुआ करती थी। तो कई बारी एग्जाम के समय मैं यदि पढ़ रहा हूँ तो रात को काफ़ी देर हो जाती थी, मान लो 12 बजे यानी 10, 11, 12 बजे कितने बजे भी मतलब मैं सोता था। तो मैं अपने माँ बाप को कहता था कि मेरा अभी कुछ सिलेबस बच गया है, इसलिए आप मुझे थोड़ा सा कि सुबह जल्दी उठा देना। पर वो इस तरह से उनका सोचने करने का नजरिया ये कि इसकी नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए वो सुबह उठाते नहीं थे। तो मैं उनसे नाराज होता था और मैं ये कहा कि आपको मैंने कह करके सोया था कि मेरे को सुबह जल्दी उठा देना, और आपने नहीं उठाया, इसलिए मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो पाया। यानी कुछ जगह तो इस तरह से होता है नहीं कि बच्चों को पढ़ने के लिए कहा जाता है, वहाँ पर पढ़ने के लिए कहा नहीं जाता है। हमारे तो मेरे मामले में तो सीधा सा ये था कि वो मैं खुद ये टाइम मैनेज करता था और करके उनको कहता था कि मुझे यानी कम सोना है और सो करके बाकी टाइम में मतलब पढ़ना है। तो एग्जाम के टाइम में तो इसी हिसाब से, क्योंकि बाकी दिनों में
घरेलू कार्यों में भी और खेत के कामों में भी काफ़ी समय देना पड़ता है। कोई ट्यूशन नहीं, कोई गाइडेंस नहीं। स्कूल के अंदर भी उस टाइम में जो गरीब परिवारों से जो बच्चे स्कूल जाते थे, तो वहाँ पर जो अध्यापक थे पढ़ाने वाले, वो भी उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करते थे। यदि वो कमज़ोर है, यानी कि उसको घर में भी माहौल नहीं मिल रहा है, और आप स्कूल में भी उसी से अपने निजी काम या परिवार के काम, यानी कि वहाँ पर वो स्कूल के अंदर ही उनके लिए रिहाइश बनी हुई होती थी। तो दूर से थोड़ा सा के पानी लेकर के आना है उनके घर में पीने का, और मतलब पानी नहाने धोने के लिए जो पानी, तो वो हमें बच्चों से ही वो पानी भरवाया जाता था। उनके लिए पशु वगैरह वो रखते थे, उनके लिए चारे की व्यवस्था भी ये बच्चों से। तो अब जब पीरियड यानी कि पढ़ाई का समय है, टीचर उस टाइम वो यदि बच्चों को वहाँ पर भेज देता है तो वो उस पढ़ाई से वंचित रह जाता है। राइट, सही यानी कि हम इस तरह की परिस्थिति के अंदर पढ़े। आज शायद उस तरह की स्थिति नहीं। हाँ, सरकारी स्कूलों में तो अभी पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं है। हाँ, वो तो है अंकल जी, बट ना अभी हाँ, हाँ, पर फिर भी अभी इस तरह की चीजें नहीं है। मतलब पहले तो काफी ज्यादा इस तरह से होती थी, तो पढ़ाई में इस तरह की दिक्कत आती थी। अभी पहले जैसे ये भी है कि लोगों को भी हम बच्चे पैदा किस लिए कर रहे हैं इसकी समझ ही नहीं थी। क्या हमारे पास में अपने आप के लिए भी समय है क्या? हमारे लिए बच्चों के देने के लिए समय है क्या? बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको हम फुलफिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो चीज़ें देखे बगैर ही मतलब कर लेते हैं। अभी इसी तरह से ही मुझे एक बात याद आती है। एक बार हमारे घर में मिठाई जलेबी निकलवाई गई, मतलब तो उसमें सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई। मेरा जो बड़ा ब्रदर है उसको 3 किलो जलेबी दे दी। हाँ। यानी वो एक दिन में नहीं, चाहे वो जितने दिन में खाएगा। हाँ। यानी उसमें पहले से ही उन्होंने डिवाइड करके दे दिया। हाँ। कि ये इसके हिस्से की है, ये इसके की है, और मेरे लिए उन्होंने 1 किलो ही रखी। अच्छा। अब वो कहते हैं कि ये काम ज़्यादा करता है इसलिए इसको ज़्यादा। तब मैंने उस पर एतराज़ प्रकट किया। मैंने कहा ये तो अनजस्टिस है, यानी ये मेरे से पहले जन्मा है, ये ज़्यादा काम करने का इसमें शक्ति है। हाँ, तो और मेरे से ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी है, तब ये ज़्यादा काम कर पा रहा है। मैं तो इससे बाद में पैदा हूँ और मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, तो आप मेरे से किस तरह से अपेक्षा उम्मीद रखते हो कि मैं इसके बराबर काम करूं? मतलब अरे यदि मेरे अंदर वो इसके बराबर काम करने के लिए भी मेरे को उतनी एनर्जी की तो आवश्यकता है। यदि आप एनर्जी नहीं, तो इसका मतलब मुझे तो आप 2 दर्जे पर ही रखोगे। मेरी तो क्षमताएं उसके बराबर कभी भी नहीं हो पाएगी। मतलब उस टाइम पे ये बातें हुई थी आप? ये इस तरह से ये मुझे बड़ी ही यानी कि परेशान करती थी। अभी भी आपको याद है तो बहुत। हाँ, तो ये चीजें मुझे यानी कि देखो सिस्टम कैसा बड़ा हुआ है, उनको इतनी समझ नहीं है। यदि आप बच्चे के रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते तो बच्चे पैदा ही क्यों करते हो? अच्छा, मतलब ये हो गया। हाँ, समझ गया। ठीक है नहीं? यदि आप आजकल ना 3 उसको दे रहे हो तो 3, यानी आप 3-3 केजी सब दोनों को बराबर नहीं दे पा रहे हो, तो देने की स्थिति में नहीं हो, तो आप उतने बच्चे कम पैदा करो। ये समझ भी नहीं है। अरे बच्चे जब तक ये महिला का शरीर पूरी तरह से बच्चे पैदा करने की स्थिति में नहीं आता, उससे पहले वो यदि बच्चे पैदा करती है तो बच्चे कमजोर भी होंगे, मतलब ये भी मरने का भी डर होता है। हाँ,
तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। तो मैं और भी सोसाइटी के अंदर बहुत ही अलग अलग तरह की चीज़ें चलती थी। उन्होंने मेरे को बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा ऐसे झकझोरा मतलब, इसीलिए मैं शुरू से ये सोचने लगा कि नहीं यार, ये जो हमारा पूरा सिस्टम है ये ठीक नहीं है, ये फेयर नहीं है, इसमें जस्टिस न्याय नहीं है, इसमें जितनी अवेयरनेस, जितनी जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं है। तो बिना सोचे समझे लोग काम करते हैं और उनकी वजह से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। सही बात है। तो ये सिस्टम बदला जाना चाहिए, मेरे को इस तरह से लगता था। उस टाइम में किसी विचारधारा से ये तो कब मेरे की पास बात थी है? नहीं। कब की बात है? ये मैं जब मिडिल स्कूल में पढ़ता था उस टाइम के बाद, अच्छा अच्छा। तो उसी टाइम में मेरे इस तरह से आता था। तब मैं ये सोचता था कि ये सिस्टम बदला जाना चाहिए। यार ये सिस्टम अपने आप नहीं बदलेगा, इसको बदलने में हमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। तो मैं ये सोचता था कि मैं अपने आप को ये सिस्टम समझाने लायक कि अपनी समझ विकसित करूं, मतलब लोगों को कि भी ये चीज़ें कैसे कैसे चलती है, मतलब ये खुद समझूं और समझ करके समझाऊं ताकि ये सिस्टम बेहतर हो सके। कई समझना नहीं चाहते, कई बिगाड़ना चाहते हैं, उनके बारे में मेरा इस तरह से था कि नहीं, जो इनको बिगाड़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो समझना नहीं चाहते और वो उसी ट्रैक पर चल रहे हैं, उनको उसी ट्रैक से रोकना है जाने से। सही तो बात है। बट अंकल ये तो बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब बहुत मुश्किल चीज़ है कि लोगों को ये समझाया जाए। बट मेरा तो हाँ मानना, मेरे को भी लगता था कि बच्चे कम होने चाहिए और जितना आपका है, जितना आप दे सकते हो, आप प्रोवाइड कर सकते हो उसको, उतना ही आप अपना जनरेशन बढ़ाओ आगे, है ना। बट मेरा अभी तो कुछ टाइम से ये भी सोचना है कि अब जिस तरह से हम अपना इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, नेचर को हार्म कर रहे हैं, हम उस लायक छोड़ ही नहीं रहे हैं कि अगले जो पीढ़ी आएगी उसको वो अच्छा मिले चीज़ें। तो मेरा तो मन ये भी था कि मैं बच्चा करूँ ही ना कभी भी, मैं कोई या तो किसी को एडॉप्ट कर लूँ जो किया हुआ है, या तो कुछ ऐसा कुछ करूँ। बट ऐसा है कि फिर वो घर वालों का प्रेशर, एक चलो हो जाना चाहिए लाइफ में, जब अगर आपके पास है कैपेसिटी कि आप दे सकते हो। बट मेरा वो नेचर की वजह से वो आता था कि यार इतना बुरा हाल है अपना, कहाँ रहेंगे, इतने सर्दियों में इतनी सर्दी, गर्मियों में इतनी गर्मी, और ये पोल्यूशन, एयर क्वालिटी, बीमारियों पे बीमारी आ रही है। कोविड निकल के गया, कितने लोग मर गए, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। इसके बारे में अपन ये कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर दो फिलोसफी जी काम कर रही हैं, एक कॉर्पोरेट फिलोसफी है, एक कम्युनिस्ट फिलोसफी है। दोनों फिलोसफीज ने नेचर को इग्नोर किया है, ह्यूमन सोसाइटी को सुप्रीम माना है। यहीं से ये बिगाड़ पैदा हुआ है। इस टाइम कॉर्पोरेट फिलोसफी डोमिनेट कर रही है, उसका एकमात्र उद्देश्य है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो जब एकमात्र उद्देश्य होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो वो फिर किसी भी तरह से हो, वो एनवायरनमेंट की, वो सोशली जस्टिस की तरफ नहीं देखेगा, उसका तो एकमात्र। इसीलिए ये जरूरी है कि लोगों को अवेयर। अभी अपन ये बातचीत कर रहे थे, इससे पहले अपना संवाद हो रहा था कि पॉलिटिक्स से मैं दूर रहता था। लोग इस तरह से कि यहाँ आपस में झगड़ा नहीं। पॉलिटिक्स क्या है? राजनीति यानी फिलोसफी, राज को, सिस्टम को चलाने की फिलोसफी। बिना फिलोसफी के, नीति के तो कोई सिस्टम नहीं चल। यानी कि आप किस तरह से ह्यूमन फ्रेंडली, नेचर फ्रेंडली आपकी नीति होगी, या ह्यूमन एंटी, नेचर एंटी आपकी नीति होगी। ये तो होगा। खैर, जो आपकी नीति है वो ह्यूमन सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रही है या फायदा पहुंचा रही है, या नेचर को नुकसान पहुंचा रही है या फायदा पहुंचा रही है,
ये चीज़ तो देखनी पड़ेगी। इसलिए आप राजनीति से दूर नहीं जा सकते। आप राजनीति को इग्नोर करते हैं तो वो फिर गड़बड़ हो रही है। इसलिए राजनीतिक जागृति भी, हमारे राजनीतिक सक्रियता भी जरूरी है। तब भी और उसके लिए हमें ह्यूमन फ्रेंडली, नेचर फ्रेंडली सेंट्रिक जो है राजनीति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और अंकल जी यानी ऐसा हमारे को जो मॉडल है आज, जिस तरह से ये कॉर्पोरेट मॉडल है, उसका अल्टरनेट फेस करना पड़ेगा। ये जो भी अपन कह रहे हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन जो और हो रहा है, एनवायरनमेंट तबाह हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं वो इस फिलोसफी की वजह से हो रही है, कॉर्पोरेट फिलोसफी। यदि अपन कुछ अपने आप को दूर रखेंगे तो ये चीज़ आगे उस तरह से बढ़ती जाएगी और ये तो और भी ज़्यादा नुकसान है। यानी इसके अंदर कंट्राडिक्शन, इसमें टकराव भी आता है। अरे अभी देखो, एक तो सबसे बड़ा अपने सामने चैलेंजेस है वो है एनवायरनमेंट का। दूसरा अपने सामने जो टकराव की वजह से जो साइंस ने जिस तरह से तरक्की की है, न्यूक्लियर वेपन से, यदि आज आपस में दुनिया लड़ती है तो सेकंडों के अंदर ये दुनिया खत्म हो सकती है यदि न्यूक्लियर वेपन्स चलते हैं तो ये तो अपने को सोचना पड़ेगा कि ये जो अब ये तरीका टकराव वाला तो नहीं चल पाएगा, मतलब इसको तो बदलना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरा कि नेचर को, ह्यूमन भी नेचर का एक पार्ट है छोटा सा, इसमें विभिन्न घटक हैं प्रकृति के अंदर, वो आपस में यानी वो गतिशील है और परिवर्तनशील है, वो एक्टिव है और वो मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब उनके आपस में इंटरेक्शन से चीज़ें पर वो असर डालते हैं। तो इसलिए इसको समझने की आवश्यकता है, यानी पूरी नेचर को, ब्रह्मांड को, इस पूरी कायनात को समझने की आवश्यकता है हमें। दूसरा ह्यूमन सोसाइटी को समझने की, ये कब कैसे पैदा होकर किस आज हम किस मुकाम पर पहुंचे हैं और हमें आगे किस तरह से किस दिशा में जाना है, ये तो सबको मिलकर के सोचना करना पड़ेगा। यदि ये नहीं सोचेंगे और अपन इनसे विमुख रहते हैं, उदासीन रहते हैं, तब तो बात नहीं बनेगी। तब तो हम यदि बिना प्लान किए तो हम कहाँ पहुंचेंगे। प्लान तो करना पड़ता है, नीति तो बनानी पड़ती है, नीति और नियत दोनों ठीक होनी चाहिए, उस तब भी हम उसका ठीक तरह से इम्प्लीमेंटेशन करके और उस चीज़ को बचा कर रख सकते हैं या उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। यदि ऐसा ठीक ढंग से आज के समय की ज़रूरत के मुताबिक हम नीति नहीं बनाते हैं, पॉलिसी नहीं बनाते हैं, तो फिर तो हम अपना एनवायरनमेंट तबाह कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे, फिर तो हमारा सर्वाइवल ही ख़त्म हो जाएगा। आज है क्या, हमारे एयर जो है, हवा है, वो दूषित हो गई है, पानी दूषित हो गया है, ज़मीन जहरीली हो गई है, यानी कि उसमें जो ये रासायनिक खाद कीड़े मार। आप फोन देखो, मैं वो देख के आता हूँ एक बार। चलो, सब कुछ प्रदूषित हो रहा है आजकल। तो ये अपन कहते हैं कि राजनीति, ये तो है तो राजनीति का ही खेल, मतलब यानी कि हवा किसने, राजनीति के जो अप्रोच है उसी की वजह से हुई है। ये जो पानी है वो भी उन्हीं की नीतियों की वजह से हुई है, मिट्टी है वो भी उन्हीं की वजह से हुई है। अब वो किस तरह से हुई है, मतलब हाँ, वो ये देखो नहीं कि अगर हवा का माना जाए, हाँ हवा का, इसका मतलब है कि आप कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद को बढ़ावा दोगे। मतलब गाड़ियाँ चल रही है, हाँ, फैक्ट्रीज बन फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, सारा चीज मतलब अलग अलग एसी चल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो तो सारी चीज जो नेचुरल सिस्टम था वो सारा आप पलट देते हैं। तो उनका ठीक तरह से इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि वो तो बिगाड़ तो पैदा करेंगे, मतलब तो यानी कि उनको समझने की जरूरत है और उसके हिसाब से आप करोगे तब आप एनवायरनमेंट को। यदि यहाँ पर ये
पोल्यूशन। आप ये देखो कोविड के अंदर जब ये गाड़ियाँ वगैरह रुकी तो जहाँ पहले थोड़ी दूरी पर ही पहाड़ वगैरह नहीं दिखाई देते थे, कितने कितने दूर तक के दिखाई देने लगे थे। तो ये तो चीज़ें समझने, यानी एक तरफ अभी पंजाब के अंदर ये जो बुड्ढा नाला यानी तालाब, ये नहरों में पानी जाता है, फैक्ट्रियों का यानी कि जो वेस्टेज है उसके अंदर डाला जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, पानी तो वो उस तरह का दूषित पानी पीने से लोगों को कैंसर हो रही है, लोग कैंसर हो रहे हैं। हाँ, कैंसर हो रही है। हाँ, ठीक है नहीं, वो उस वजह से। तो वो किस वजह से, फैक्ट्रियों, और उन फैक्ट्रियों वाले जो कॉरपोरेट यानी वो इन पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा देती है, यानी डोनेशन फंडिंग करते हैं, और फंडिंग करते हैं तब वो उन पर एक्शन नहीं लेते हैं। यानी कानून बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं प्रदूषण नियंत्रण के, पर वो प्रदूषण और उसको उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। कारण कि यदि वो करेंगे तो वो कहते हैं हम फंडिंग नहीं देंगे। मतलब तो ये चीज़ें, इसका मतलब है कि जब आप उस तरह से फंडिंग लोगे, लोगों को अवेयर नहीं करोगे, लोगों को अभी जो भी पॉलिटिकल सिस्टम अपना है उस पॉलिटिकल सिस्टम में आम लोगों को फैसला लेने की प्रक्रिया में और फैसला लागू करने की प्रक्रिया के अंदर कहीं भी शामिल नहीं किया जाता है। अभी तो नीतियाँ टोटल कॉरपोरेट घरानों से बन के आती है। ये जो अभी 3 एग्रीकल्चर से रिलेटेड कानून बन के आए, वो अडानी अंबानी के घर से बन के आए थे। पार्लियामेंट के अंदर भी उसका डिस्कशन नहीं हुआ लोगों के बीच में, यानी उनसे संबंधित, खेती बाड़ी से संबंधित जो साइंटिस्ट थे, एक्टिविस्ट थे, फार्मर थे, उनके साथ में किसी तरह की कोई बातचीत जिस लेवल की होनी चाहिए नहीं की गई। न पार्लियामेंट के अंदर हुई, न संबंधित लोगों के साथ में हुई। और वहाँ पर कोविड के टाइम में जब कोविड पर ध्यान देने की जरूरत थी, उस टाइम लोगों को घरों में धकेल करके और उस तरह से अध्यादेश के जरिए वो कानून लेकर के ये आते हैं। तो ये तो नीति बड़ी खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। ठीक है। तो ये चीज़ें इस हिसाब की, तो वहाँ भी अब मैं यहाँ चंडीगढ़ में ही जब रहता था, 35 सेक्टर में मेरे डिपार्टमेंट की अकोमोडेशन थी, रिहायशी अकोमोडेशन। 9 सेक्टर के अंदर हमारा ऑफिस था। सभी लोग एक जगह से ही एक ही टाइम ऑफिस पहुंचने का टाइमिंग था, एक ही टाइमिंग था वापस वहाँ घर पहुंचने का। तो यदि सभी अलग अलग अकेले अकेले एक एक व्हीकल लेकर के जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप 10 जगह से आप प्रदूषण कर रहे हो। कितनी जगह से, किस किस तरह से। अरे यदि वो ही सारे मान लो 600 400 कितने भी 400 लोग एक जगह से जा रहे हैं, तो एक व्हीकल के अंदर 50 लोग आ सकते हैं, तो 8 व्हीकल में आ गए। अरे यदि आप 800 व्हीकल लेकर जाओगे तो या 400 व्हीकल लेकर जाओगे तो कितना फर्क पड़ता है। सही बात है। यानी कि वो जो आपने गाड़ियाँ बनाई है वो भी तो आपने जो एनवायरनमेंट का ख्याल रखे बगैर ही उसको ख़राब करके। अभी सोनम वांगचुक भी क्या कहते हैं, वो भी यही कहते हैं, अरे जब आप हमारा लेह लद्दाख का ये बड़े कॉरपोरेट को दे करके ज़मीनें यहाँ एनवायरनमेंट ख़राब कर रहे हो, एक तरफ तो ये इधर, दूसरा चाइना हमारे एरिया के अंदर घुस गए, तो हमारा नेचुरल सिस्टम तो आप ख़त्म कर रहे हो, हमारे को उसमें क्या मिल रहा है। इसका मतलब है कि सारा कुछ नुकसान किस किस तरह से कर रहे हैं। हम नेचर को नुकसान कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, और उससे अपने को वो कोई अकेला लेह लद्दाख का नहीं, मैं कहता हूँ सोनम वांगचुक जी ने जो बात उठाई है वो पूरे दुनिया को लिए, यानी कि उस तरह के शख्स को, यानी कि जब दिल्ली के अंदर जाते हैं, पीसफुल जाते हैं, तो उनको तो उस टाइम अरेस्ट किया जाता है, और जो अपराधी किस्म के लोग हैं चुनाव में फायदा लेने के लिए उनको जेल से रिहा किया जाता है, जिनको कोर्ट ने सजा दी है। तो यानी कितना किस तरह का है, यानी इस तरह की राजनीति
इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम, इस तरह की शासन Democracy, व्यवस्थाएं हाँ। चलती रहनी चाहिए क्या कोई? यानी कि वो कोई हथियार लेकर ही थोड़े आ रहे थे, और वो कोई मतलब है अराजक तरीके थोड़े आ रहे थे, पैदल निहत्ते वो आ रहे ना थे। शोर शराबा, ठीक है नहीं? ना कुछ, किसी एक लाइन तरह में से। चल यानी कोई भी वो व्हीकल लेकर के नहीं आ रहे थे, कोई भी वो मतलब है शोर शराबा मचाते हुए नहीं आ रहे थे, पैदल पीसफुल तरीके से आ रहे थे, खाली हाथ आ रहे थे। और उनको अरेस्ट करने की उल्टा उनके सामने तो पलक पावड़े बिछाने की आवश्यकता होती है, वो तो उन्होंने नहीं किया। यानी पूरा पूरा उल्टा लोगों की सोचने की जो शक्ति है उसको कुंद करने वाले और उनको एक्सप्लॉइट करने वाले जो अपराधी जिस जेलों में थे इलेक्शन के टाइम में, उनको मतलब आप रिहा करते हैं। तो ऐसी तो इसलिए राजनीति से विमुख होना, उदासीन होना, वो ओवरऑल जो ह्यूमन सोसाइटी है उसको नुकसान पहुंचाता है। अभी ना, इसलिए एनवायरनमेंट को भी बचाए रखने के लिए, ह्यूमन सोसाइटी की तकलीफों को दूर करने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हर आदमी को राजनीतिक तौर पर सचेत होने की उनकी जरूरत है और अपना बनता योगदान उसके अंदर एक्टिव होकर के योगदान देने की जरूरत है। तब ही जा करके ये सिस्टम ठीक हो सकता है। अभी यदि सोनम वांगचुक वहाँ से चल ले तो बात बिल्कुल ठीक थी। तो जगह जगह से यदि स्पोर्ट में खूब बड़ा समर्थन उनके पास में आते तो ये सरकार घुटने टेकती या नहीं टेकती, वो हिम्मत करती क्या है उनको गिरफ्तार करने की। जब हमें कहते कि राजनीति से हम दूर, तो जब राजनीति से दूर है तब वो हिम्मत जुटाती है उस तरह के जो यानी अपने लिए नहीं, वो ओवरऑल ह्यूमन सोसाइटी, नेचर, कुदरत के को बिगाड़ को रोकने के लिए समर्पित लोग हैं, उनको इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं तो स्पष्ट तौर पर मेरी मान्यता ये है कि हमें राजनीतिक तौर पर सचेत रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और आज के समय की जरूरत को पूरे करने वाली फेयर किस्म की और पीसफुल शांति की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहिए, जिसके अंदर सभी को सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय मिले। सभी जो संस्थाएं हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय संस्थाएं, विभिन्न और संस्थाएं हैं, उनका खुली डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए। इसके लिए हमें मिलकर के और लोगों को लामबंद करना चाहिए। तब ही हम अपना फेवरेबल एनवायरनमेंट, जीने के लायक एनवायरनमेंट बना रख पाएंगे। यदि हम इस पर उदासीन रहेंगे, विमुख रहेंगे, तो हम हमारा अस्तित्व ही खत्म हो सकता है। सही बात है। तो जैसे हम ये चर्चा करना शुरू किया था हमने, उससे पहले मेरे और अंकल जी की बात हो रही थी और मैं हमेशा ऐसा हूँ कि घर पे जब भी पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा होता है या फिर पापा कुछ बात करते हैं तो या तो किसी दोस्त के साथ बात होती है या मैं किसी ऐसे लोगों के साथ मिलता हूँ जो पॉलिटिक्स के बारे में बातें करते हैं, तो मैं उनको सीधा सीधा बोल देता हूँ कि यार मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें। मतलब जिस तरह के मेरे को लगता है कि वो लोग धर्म के बेस पे करते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें और बहुत अलग अलग ऐसी चीज़ों पे वो लोग वो मुद्दे उठाते हैं ना। हाँ, तो वो चीज़ों की वजह से अभी का यंग जनरेशन, मेरे जनरेशन या फिर मेरे आसपास के जनरेशन है, वो लोग बहुत इनएक्टिव रहते हैं पॉलिटिक्स चीज़ों में। तो उसी के बारे में मैं अंकल से बात कर रहा था कि ये मेरे अंदर ये बिहेवियर है और ये सही है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्या रीज़न्स है, इसके बारे में ये सारी चर्चा हुई थी हमारी। और अभी जिस तरह से अंकल जी ने मेरे को बातें समझाई तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब से मैं थोड़ा सा और एक्टिवली मैं चीज़ों को समझने की कोशिश करूँगा। हर पॉलिटिक्स में जो भी पार्टीज़ है उनके बारे में स्टडी करना लगूंगा थोड़ा बहुत, उनके
मेंटेलिटी, उनके जो वो वादे करते हैं, जो वो चीज़ों के ऊपर वो वोट लेते हैं, उन चीज़ों को मैं समझने की कोशिश करूँगा। और सही बात है कि अगर आप जब अपने आप से चेंज नहीं लाना चाहोगे, जब आप अपने एक छोटा, चाहे आप छोटा सा भी स्टेप कर रहे हैं, जब चाहे आप जब भी, जैसे अभी सोनम वांगचुक जी आए, उधर से लद्दाख से चलते हुए आए, अब जितना आपसे कर पाते, अगर आपके पास टाइम निकाल के आप भी साथ में जाके चलते, ऐसे अगर हर यूथ को अगर लगे कि उनको भी छोटा छोटा स्टेप लेना चाहिए, छोटे छोटे स्टेप लेके वो भी जो चीज़ वो कर सकते हैं उस चीज़ में वो पार्ट लें, तो अगर उधर 150 की जगह अगर हज़ारों लोग, लाखों यूथ समझ के, उस चीज़ को समझ के कि ज़रूरी है हम भी ये चीज़ को, मतलब इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए हमको, तो सोच के अगर जाते तो आज सिचुएशन कुछ और होती है ना, और अलग तरीके से देखा जाता। बट आजकल ऐसा है कि बिल्कुल जिस तरह से प्रमोट किया जाता है पॉलिटिक्स को, तो लोग उतना वो ध्यान नहीं देते। अगर आप लोग में से कोई देख रहा है, यूथ कोई अगर ये वीडियो देख रहा है, तो ये चीज़ समझ लीजिए कि आपसे जो चीज़ आपके हाथ में है चेंज लाने के लिए, जो आप कर सकते हो वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे अंकल जी, मैं अभी गया था इधर त्रिउंड ट्रैक पे गया था, और वो था, ट्रैक नहीं था, उधर हम गए थे वो सफाई अभियान, पहाड़ साफ करने को। तो उधर से जिन लोगों के साथ हमने बात, मतलब एक संस्था थी वेस्ट वॉरियर करके, तो उनके साथ हम जाके पहाड़ हमने साफ़ किया, तो जितनी चीज़ें उनसे मेरे को सीखने को मिली। और उसके बाद से मैं जब से आया हूँ ना, तो मैं खुद कोशिश करता हूँ कि मैं कम से कम ऐसी चीज़ें यूज़ करूँ, ठीक है, जिससे नेचर को हार्म हो रहा है, जो प्लास्टिक बहुत कम से कम यूज़ करूँ, और जो अपना कूड़ा है उसको अलग अलग करके डालना, वो इम्पोर्टेंस चीज़ें समझ में लगती है। बट वही है कि जो चीज़ आप अपने आप से कर सकते हो ना, चाहे वो छोटा सा एक कदम चल के कोई चीज़ करना हो, वो चीज़ भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप अपने एक इन्वायरमेंट को अच्छे, हेल्दी, मतलब एक रहने लायक, आपको जहाँ पे आपको रह के खुशी मिले, जहाँ पे हर किसी को रह के खुशी मिले, ऐसी जगह को बनाने के लिए आपको अगर पता है, नहीं पता है, तो अपने आप से जो चीज़ हो सकता है वो करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज आपसे ये सीखा कि पॉलिटिक्स में भी समझना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को। और अगर आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि जैसे पॉलिटिक्स में मैं अलग अलग पार्टीज़ के बारे में देखूँगा, और अगर पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए, अगर मैं बिल्कुल जानना स्टार्ट करना चाहूँ किसी पॉलिटिक्स। हाँ, इसमें सबसे पहले ज़रूरत ये है कि आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसने पूरी दुनिया को आपस में जोड़ दिया है। यानी अब जो पूरा वर्ल्ड है वो इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड हो गया है। इसलिए अब हम जाति, धर्म, भाषा, इलाके की राजनीति करेंगे तो वो समय की जरूरत को पूरा नहीं करती है। इसलिए आज इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड वर्ल्ड की जो ज़रूरतें हैं और समस्याएं हैं, उनको मद्देनज़र देख करके हमें अपनी अप्रोच बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, पहली बात कि अब जो सारे सबको साथ में लेके चल रहा है, हाँ, किसी में कोई भेदभाव नहीं चल रही है। हाँ, होना ये चाहिए। अपन ये कहते हैं कि पूरी दुनिया, यानी कि हम पर्टिकुलर किसी एक इलाके, एक जाति, एक धर्म, एक क्षेत्र, एक के लिए नहीं, यानी कि हमारी जो अप्रोच है वो कम से कम इतनी तो जरूर हो कि ये धरती जो है आज एक गांव बन गई है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटित होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन अपने को तुरंत मिलती है, और उनका असर भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप पर सभी पर आता है। अच्छी होती है तो उसका फायदा मिलता है, खराब होती है तो उसका नुकसान अपने को। तो इन चीज़ों से को समझते हुए पॉलिसी, राजनीति भी बढ़नी चाहिए। तो इसमें अपन ये कहते हैं कि जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल की कुछ संस्थाएं हैं, जैसे सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल जिसको कहते हैं, उसका भी डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए।
उसके अंदर 5 देशों को विशेषाधिकार मिला हुआ है, वीटो पावर मिला हुआ है। अपन ये कहते हैं कि वहाँ पर उनका वीटो पावर खत्म होना चाहिए, वो विशेषाधिकार खत्म होना चाहिए, पूरे सभी देशों को बराबर का हक मिलना चाहिए, एक देश एक वोट वहाँ पर की पॉलिसी के जैसे वो यूनियन और जनरल बनाया हुआ है। असेंबली है वो उन चीज़ों का फैसला करेगी। देशों के बीच में जो टकराव है उनको दूर करने के लिए यूएनओ के देखरेख में उन विवादों को सुलझाने का प्रयास होना चाहिए। और जहाँ भी जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो जो हमारे अस्तित्व को मिटा सकते हैं उनको यानी कि डिफ्यूज किया जाना चाहिए, मतलब तब यानी कि इस तरह के रिस्क से हम बचे। मतलब पीस शांति की राजनीति को आगे बढ़ाने का, डायलॉग से बातचीत के जरिए समस्याओं के समाधान का रास्ता अपनाना चाहिए। जो दुनिया के देशों के बीच में भी डिस्पेरिटीज हैं, मतलब विषमताएं हैं, वो भी कम होनी चाहिए। इन देश के अंदर भी लोगों के बीच में जो डिस्पेरिटीज है, असमानताएं हैं, वो कम होनी चाहिए। क्षमता के हिसाब से काम सभी को मिले और ज़रूरत के हिसाब से दाम सभी को मिले। मतलब ये बेसिक कुछ इस तरह का ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अभी बहुत सारे देशों के अंदर इस हिसाब से है। अपने देश का भी आप देखो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, संविधान है, वेलफेयर स्टेट अपने कहा गया है, जन कल्याणकारी राज्य। तो जन कल्याणकारी राज्य का मतलब तो ये होता है कि लोगों की समस्याओं को दूर करना, जरूरतों को पूरा करना। क्या हमारे संविधान के मुताबिक लोगों की समस्याओं को दूर किया जा रहा है कि समस्याएं पहले से ज़्यादा बढ़ रही है? क्या लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही है या नहीं हो रही है? ये चीज़ें देखने की आवश्यकता है। तो यानी कि वो अपना आधार जो बेस है उसको भी ये छोड़ रहे हैं, तो उस पर ध्यान दे करके इस पर काम करने की आवश्यकता है। इसलिए हर एक जो ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने की तरफ हमारी सरकारों का ध्यान होना चाहिए, उनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन के हिसाब से उनका ध्यान होना चाहिए, यानी स्किल डेवलप करने का। और स्किल डेवलप करते हुए उसमें लोग भी खुद अपनी क्षमताओं को, स्किल को डेवलप करें और सोसाइटी सामूहिक तौर पर भी हम एक दूसरे की क्षमताओं को विकसित, स्किल को डेवलप करने का प्रयास करें। सरकारें सभी को रोजगार दे और रोजगार के बदले में, मेहनत के बदले में मेहनताना इतना दे कि वो स्वाभिमानी के यानी कि सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर सकें। तो ऐसी व्यवस्थाएं उसके अंदर होनी चाहिए। दूसरा कि जो इलेक्शन का सिस्टम है, इसके अंदर लोगों को फैसला लेने की प्रक्रिया के अंदर भी शामिल नहीं किया जाता है और उनको फैसले को इम्प्लीमेंट करवाने में भी वो जब फैसला लेने की प्रक्रिया के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको कहा जाएगा तो कैसे ज़्यादा ठीक ढंग से, जब चीज़ों को आप समझोगे नहीं तो आप बेहतर तरीके से नहीं। इसलिए अपना ये कहना है कि नीचे से लेकर ऊपर तक फैसला लेने की प्रक्रिया में आम लोगों को संभव हद तक भागीदार बनाया जाए और तभी वो उनको वो ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट करने में वो अपना अच्छा योगदान दे पाएंगे। यानी कि उनको फैसला लेने की प्रक्रिया में भी शामिल किया जाना चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट करने में भी भागीदार बनाया जाना चाहिए, तब हम अपने ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। इलेक्शन जो अभी जिस तरह से हो रहा है, ये तो पैसा और बाहुबल पर बेस हो गया है। तो पैसे का और बाहुबल तो नहीं होगा अभी, बाहुबल अब छोटे लेवल पे हो सकता है। हाँ, मतलब गांव के लेवल पे बाहुबल तो नहीं, अभी पैसा मेरे ख्याल से पैसे पे। आप ये देखो नहीं कि अभी जैसे कुछ बाई इलेक्शन हुए, कुछ स्टेटों में इलेक्शन हुए,
कुछ लोगों को ताकत के बल पर वोट देने से भी रोका गया। वीडियो वगैरह सारा कुछ सामने आए हैं, मतलब तो वो क्या है, वो बाहुबल नहीं है, बाहुबल तो है? यानी कि लोगों का जो डेमोक्रेटिक राइट है उसको मतलब छीना जा रहा है। लोगों को भागीदारी से किस तरह से, यानी कि स्पेशली, यानी कि जानबूझ करके किसी के गलत तरीके से वोटर लिस्ट से नाम कटवा देना, मतलब ये गड़बड़ है या नहीं है? मतलब अब किसी के वो यानी अपनी बात कहने से रोकने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज करके जेल में डाल देना, ये तो बहुत होता है। अब जो ताकत में होता है वो तो झारखंडी के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया था। पता नहीं अंकल, मैं इतना नॉलेज नहीं रखता हूँ, बट हाँ, आप मेरे को बताओ क्या हुआ था। 5 महीने तक जेल में रखने के बाद में उनको जमानत मिली। अच्छा, उनको जेल में रखा गया था? रखा गया था। क्यों रखा गया था, किसकी वजह से? बस कि सत्ता को कब्जाने के लिए जो सत्ताधारी सत्ता में जो बैठे हैं वो कहते हैं कि हाँ वो हमारे मुताबिक नहीं है तो वो हमारा दुश्मन है। ये सोच बड़ी गलत है। यानी कि वो प्रतिद्वंदी हो सकता है, उसको दुश्मन के रूप में नहीं देखना चाहिए। सही बात है। इसी तरह से ही अरविंद केजरीवाल को भी, हाँ, मनीष सिसोदिया को भी और एक और उनके मंत्री को भी कितने लंबे टाइम तक जेल में रखा। तो जेल एक्सेप्शन होना चाहिए, जमानत आम नियम होना चाहिए, पर इसके उल्ट सारा कुछ काम हो रहा है। केजरीवाल जी का तो मेरे को याद है, अभी कांग्रेस के इलेक्शन के टाइम में जाकर के खाते सीज करना। चंडीगढ़ में भी हुआ था अंकल, ये कमीशन वाले वो चंडीगढ़ के कॉर्पोरेशन पूरा वीडियो आया था के अंदर किस तरह से इलेक्शन कमीशन वाले, वो चीज देखो आप। तो बहुत सारी चीजें। अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो था वो क्या था, यानी कि डेमोक्रेसी के खिलाफ, लोगों के जानने के हक के खिलाफ था या नहीं था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये असंवैधानिक है। पर ठीक है, उसके बाद में जो जो लिस्ट है उन्होंने जारी की, पर जिस इलेक्ट्रोल बॉन्ड यदि असंवैधानिक था उस कानून के तहत यदि किसी को कोई पैसा मिला है तो वो तो वापस होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई करके नहीं की है। मतलब जब एक के पास में ज़्यादा साधन संसाधन होंगे तो वो लोगों तक ज़्यादा पहुंच कर पाएगा, दूसरे के पास में साधन संसाधन नहीं है वो आम पब्लिक तक पहुंच ही नहीं कर पाएगा। तो सही और गलत का फैक्ट चेक कैसे होंगे, सही और गलत का पता कैसे लगेगा? यानी आप अच्छे इंसान हैं, मैं धूर्त किस्म का इंसान मान लो, तो मेरे पास में साधन संसाधन ज़्यादा है तो मैं तो अपनी बात कह करके, हर लोग तो अभी इतने अवेयर, इतने जागरूक, इतने सचेत नहीं है, इसलिए कि जो पहुंचा उसी पर भरोसा कर लेते हैं। दोनों तरह की बातें साथ में पहुंचे तब तो शायद वो सोचे, और उनकी समझ थोड़ी सी विकसित हो, तब तो सही और गलत का फैसला करके वो फैसला लें, वरना तो वो एक तरफा फैसला ले। मतलब आप बोल रहे हैं कि एक तरह से जो सोशल मीडिया पे जो जाता है, जिसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, जितना सोशल मीडिया पर भी जाता है और वैसे पब्लिक भी जाता है। बट आजकल रीच करने का तरीका तो सोशल मीडिया है। चाहे अभी आप ये देखो कि मेरे पास में समय भी है और पैसा भी है तो मैं ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट करूँगा। आपके पास में समय भी नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए आप अपने समझ गए वो जरूरत पूरी करने के लिए वो दूसरे काम में, यानी लोगों के साथ में कांटेक्ट करने के लिए नहीं, आप उसी जरूरत पर ही अपना सारा समय लगा दोगे, तो फर्क तो रहेगा कि नहीं रहेगा? बट वही ना अंकल जी, लोग तो वो भी करते हैं ना कि अगर आपके पास जैसे आप रिसोर्सेज ज़्यादा है
तो वो दूसरे को बोले भी, दूसरे की वजह मतलब दूसरे को गलत दिखाने के लिए भी हाँ बहुत कुछ करते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो यही चीजें समझने करने की जरूरत होती है। नहीं, चलो अंकल जी अपन फिर अब जगह बदल के कहीं और करेंगे थोड़ा सा।